जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं नयनशिका राठौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आज से स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टैटिक जीके में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा टॉपिक होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की एग्ज़ाम्स दे रहे हो, और चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक जीके में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ। पहली चीज़ कि क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, इसको आप बाद में 2x में देख लीजिएगा ताकि आपका भी टाइम बचे, कुछ और पढ़ लो आप इसके बजाय, क्योंकि लाइव में क्लासेस थोड़ा स्लो चलती है। ठीक है, तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कहीं मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन 90% वाला है, तो आपको समझ जाना है कि 90% यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर 10% बोलूँ तो आने के चांसेस है, लेकिन वो ऐसा ही है कि 5-1 साल में एक आध बार कहीं से ऊपर से उड़ के आ जाए, तो वैसे वाला क्वेश्चन होता है 10% वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये टेबल जो मैंने दी हुई है यहाँ पर, कुछ 4-5 स्लाइड्स हैं ये। इनको पहली चीज़ तो कि आपको पहली बार देख के इनको याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इनको एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में अभी इनको सिर्फ और सिर्फ आप इनके स्थापना वर्ष याद रखेंगे, मुख्यालय उनको देखेंगे, इसके प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, और इसके बाद जो नए कंट्रीज जुड़ी हुई है उन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस देंगे। क्यों? क्योंकि 2-3 साल के अंदर अंदर जो जितनी भी कंट्रीज नए मेंबर्स ऐड हुए हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं नेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1945 में बना था, 24 अक्टूबर को बना था, जिसके बारे में आज पूरी क्लास हम इसी के ऊपर डिटेल रहने वाली है। ठीक है, प्रमुख इसके कौन है? एंटोनियो गुटरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। और जो नई कंट्रीज में ऐड हुई है, दक्षिणी सूडान इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2011 में ये ऐड हुई थी और इसके बाद से अभी तक यूनाइटेड नेशन में कोई सी कंट्री ऐड नहीं हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बना था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 194 है। जिनके मेंबर्स दिए गए हैं टोटल, उनको आप अगर ना भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो नई कंट्रीज ऐड हुई है उनको याद रखना जरूरी है, और जो इनके प्रमुख है उनको याद रखना जरूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा होने के बाद आपको एक वीडियो में ट्रिक्स वाली बना दूंगी ताकि ये चीज़ आपको याद भी रहे। ठीक है, अगला आ जाता है आईएलओ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, 1919 में बना था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट होम्बो इसके प्रमुख है। 187 कंट्रीज है। और टोंगा, टोंगा जो है इसकी नई मेंबर कंट्री है जो कि ऐड हुई है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 90% चांसेस वाले क्वेश्चन है, जितने भी मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेफ जो कि 1946 में बना था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। कैथरीन रसेल इसके प्रमुख है। 191 कंट्रीज है। यूएनएचसीआर 1950 में बना था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फिलिपो ग्रांडी इसके प्रमुख हैं और 135 इसकी कंट्रीज है। यूएनएचसीआर 2006 में बना था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। उमर जिंगबर के प्रमुख है। 47 जो कंट्रीज में ऐड हुई है वो है चेक गणराज्य, ये आपको याद रखना है। जो यूएनएचआरसी और जो यूएनएचसीआर है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेम सेम दिखाई देते हैं, तो इनके जो फुल फॉर्म है वो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ये वाला जो है ये शरणार्थी उच्चायुक्त है, और ये जो एचआरसी है वो मानवाधिकार परिषद वाला है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर की ही है दोनों एजेंसीज। अगले आ जाते हैं यूनेस्को। यूनेस्को 1945 में बना था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके प्रमुख है। टोटल मेंबर्स है 195। ठीक है, एफएओ
खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि 16 अक्टूबर को बना था, 16 अक्टूबर 1945 को रोम में बना है, यानी कि इटली में। और प्रमुख है इसके क्यू डोंग्यू। 197 टोटल मेंबर कंट्रीज है, ये पूछा जा चुका है विथ डेट, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं यूएनडीपी पे। 1965 में ये बना था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अचीम स्ट्रेनर इसके प्रमुख हैं, ठीक है। यूएनडीपी 2 बार आ गए। अंकटाड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें नई विश्व व्यवस्था की जो शुरुआत है वो अंकटाड ने ही की थी। 1964 से ये शुरू हुआ था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। रेबेका ग्रीन्सपेन इसके प्रमुख हैं वर्तमान में, ठीक है, इतना ही इसमें याद रखना है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही 1945 में बने थे। वॉशिंगटन डीसी दोनों का हेडक्वार्टर है। अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के हैं और जो आईएमएफ के हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। 189 कंट्रीज हैं किसमें, वर्ल्ड बैंक में, और इसमें जो है 191 कंट्रीज हो चुकी है, ठीक है। आईएमएफ में आप याद रखिएगा, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगी, 191 कंट्री है। और 191 जो कंट्री बनी है वो है लिंक स्पेन लिंक लिंक्सटेनस्टीन, ठीक है। 191 टोटल कंट्री मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नागोजी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख है। 166 इसके मेंबर्स हैं। और तिमोर लेस्ते और कोमोरोस जो कि अभी 2024 में ही जुड़े हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं कंट्रीज, 166 है। और कौन सी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आते हैं OECD जो कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 1961 में पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 38 इसके मेंबर्स है। और कोस्टा रिका, जो जितने भी ये गोल्डन कलर वाले जो नए सदस्य ऐड हुए हैं प्लीज उसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगले हम देखेंगे राष्ट्रमंडल। 1931 में लंदन में हेडक्वार्टर है इसका। और टोटल मेंबर 56 है। 56 बना था टोगो और गेमोन, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, NAM, जो कि नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था जब कोल्ड वॉर चल रहा था USA वर्सेस रशिया के बीच में। तब किसी भी संगठन में न जुड़ने के लिए, यानी कि रशिया जो था वो समाजवादी संगठन कहा जाता है और जो USA है वो पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ जाता है। तो दोनों में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब इंडिया का ये था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, गुट निरपेक्ष कहा गया उसे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई 1961 में, ठीक है। योवेरी मुसेविनी इसके प्रमुख है। 120 इसमें जुड़ चुके हैं अभी तक। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और 193 कंट्रीज है इसमें। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, दोनों अलग अलग है। ये जो ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है, ठीक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ये इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। 1945 में बना। हेग नवाब सलाम इसके प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ICC 2002 में बना था, में ही इसका भी हेडक्वार्टर है, लेकिन टोमोको अकाने इसके प्रमुख हैं। और जो अभी आर्मेनिया में हाल ही में कंट्री जुड़ी हुई है 2024 में, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन 1958 में बना था। ब्रुसेल्स में उर्सुला वॉन डेर लेयन के प्रमुख है। 27 इसमें कुल सदस्य हैं ब्रिटेन के, पहले जो तो ब्रिटेन के बाद में 27 बने हैं। ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन जो है इसमें ऐसा होता है कि जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं अब किसी भी कंट्री में जाकर व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, घूमना फिरना सब कुछ बिना वीज़ा के चलता था, बिना पासपोर्ट के यहाँ पर काम चलता था। तो जो ब्रिटेन में जो वहाँ के लोकल्स थे उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट होने लगा था, बिजनेस ठप होने लगे थे, क्योंकि बाहर से लोग आकर वहाँ पर व्यापार करने लगते थे। तो उस वजह से 2016 में
2016 में वहाँ पर विद्रोह होता है कि आप यूरोपियन यूनियन से बाहर निकले। 2016 से ये चलता है, 2020 में जाकर ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है और उसके बाद 2020 में जाकर ये बाहर आता है और 2020 के बाद से ही जो टोटल मेंबर कंट्रीज है वो 27 रह गई है ब्रिटेन के निकलने के बाद। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओपेक। 1960 में वियना हैथम अलगिस इसके प्रमुख है। ओपेक जो है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म भी यही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऐसे कुछ। अंगोला जो है 2024 में बाहर हो गया है। अंगोला के पहले कतर और इक्वाडोर भी इससे बाहर हो चुके हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जा चुकी है इसकी। आगे आते हैं आसियान पे। 1967 जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। काओ किम हॉन इसके प्रमुख है। 11वीं जो कंट्री इसमें ऐड हुई है वो है तिमोर लेस्ते, याद रखिएगा। अगली है सार्क, 1985 में बनी थी। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। गुलाम सरवर इसके प्रमुख है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8। अफगानिस्तान इसमें शायद 2008 में जुड़ा था। ठीक है, के बाद आ जाते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक 1997 में बना था। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इंद्रमणि पांडे इसके प्रमुख है। ठीक है, एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो मैं ये बता रही हूँ उसको आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना ही, याद करने की पहली बार में कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अफ्रीकन यूनियन जो कि 2002 में बना है। अदिस अबाबा इसके प्रमुख है। अदिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख मोहम्मद गजोनी है। ठीक है, 55 जो है इसके मेंबर्स है। G20 का 2023 में ये मेंबर बना है। अफ्रीकन यूनियन जो है 2023 में G20 जो मेंबर कंट्रीज है उसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो G20 की टोटल मेंबर कंट्रीज हो गई है वो शायद 21 हो गई है। 19 तो उसमें कंट्रीज है और 2 उसमें ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है अपना अफ्रीकन यूनियन जो कि 2023 में जुड़ा है और उसके पहले यूरोपियन यूनियन भी उसमें शामिल हो चुका था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ब्रिक्स जो कि 2009 में बना है और टोटल 10 इसके मेंबर्स है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या आ जाएगा? ब्राज़ील, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में बना है। 2009 में, यानी कि अगर पूछ लिया जाए संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे तो वो ये 5 कंट्रीज थी और 2024 में 5 नए मेंबर्स और ऐड हो गए हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो टोटल कंट्रीज इसकी 10 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्मा रुसेल इसके प्रमुख है और टोटल मेंबर्स 9 हैं। मिस्र जो है आखिरी में जुड़ा था, मेरे ख्याल से 9 नहीं, ये 10 हो चुके हैं। ये जो है 10 हो चुके हैं। अल्जीरिया जो है इसमें शामिल हो चुका है। तो ये 10th अगर कंट्री अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो अल्जीरिया है। 9th जो आखिरी जुड़ी थी वो मिस्र थी। मिस्र के बाद अल्जीरिया है। ये 10th है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इप्सा 2004 में बना था। ठीक है, 3 इसके सदस्य कौन कौन? वही इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, नाम से ही समझ आ रहा है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इप्सा 2004 में बना था। अब फाइनली हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस पर। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जब बना था, यूनाइटेड नेशन बनने के पहले भी इसकी थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री थी, उसको आप देख लीजिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, तो उसके बाद कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक मध्यस्थता करवाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि दोनों देशों को बैठाकर उनके बीच की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया जाए। तो वैश्विक शांति के लिए जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, बाय 1919 की पेरिस संधि के द्वारा। ठीक है, 1919 की पेरिस संधि के द्वारा 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके लिए एक टैगलाइन इसके लिए दी गई थी,
पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड। इसको आप याद रखिएगा, पीस, डिग्निटी एंड इक्वेलिटी फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड। और जो लीग ऑफ नेशन बनाया था वो बनाया था वुड्रो विल्सन के द्वारा। वुड्रो विल्सन जो कि उस टाइम पर यूएसए के राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति थे। ये इतनी चीजें इसमें याद रखने की है, ठीक है। पीस, डिग्निटी एंड इक्वेलिटी फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद वुड्रो विल्सन जो कि यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। 10 जनवरी 1920 को बना था बाय 1919 की पेरिस संधि के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर जिनेवा में था, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जब लीग ऑफ नेशन, अब आगे अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन क्यों बना, इसके कुछ कारण थे। जैसे जो लीग ऑफ नेशन था वो कुछ कामों में विफल हो गया था, क्योंकि विकसित देशों ने बनाया था तो ये उन्हीं के अंडर में काम करता था, उन्हीं के सपोर्ट में काम करता था। जो काम इसको दिए गए थे वो काम इसने किए ही नहीं। जैसे कि जब 1931 में जापान ने मंचूरियन पे अटैक किया था, जापान ने मंचूरियन पर अटैक किया, तब आईएलओ ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आता है 1935। 1935 में भी जो था इटली में इटली ने इथोपिया, जो कि अभी का इथियोपिया है, वो उस टाइम पे इथोपिया था, ठीक है। इटली ने इथोपिया पे अटैक किया, उस टाइम पे भी आईएलओ ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 1938 आया। 1938 में जर्मनी ने राइनलैंड पर अटैक किया, उस टाइम पे भी आईएलओ मूक बना रहा। तो इसकी इतनी सारी विफलताओं के बाद ही कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रमोट किया गया। आईएलओ पूरी तरह से निष्फल हो चुका था अपने काम में। उसके बाद यूनाइटेड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 45 तक, उसके बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, उसकी आईएलओ को पूरी तरह से हटा के, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में ये बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन जो वर्ड है वो वर्ड दिया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जो कि उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, कहाँ के, यूएसए के, ठीक है। 24 अक्टूबर को 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 51वां सदस्य था उसमें पोलैंड, ठीक है। अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में कितनी मेंबर कंट्रीज है, तो वो तो आएंगे 193। कितनी आएंगी? 193। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने संस्थापक सदस्य थे उसमें, तो वो आपको 50 नहीं लिखना है। 50 देशों ने हस्ताक्षर जरूर किए थे, लेकिन उसमें पोलैंड भी शामिल हो चुका था बाद में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने संस्थापक सदस्य थे, तो वो आएंगे आपके 51, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत का। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है? हाँ। ये जो 50 देश यहाँ पे थे हस्ताक्षर करने वाले, इसमें भारत भी एक देश था जिसने इस पर साइन किया था, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर भारत ने भी साइन किया था। और भारत की तरफ से 2 लोग इसमें शामिल हुए थे। 2 लोग कौन कौन से थे? पहले थे हमारे वी कृष्णामाचारी, और दूसरे थे हमारे ए रामास्वामी मुदालियर। रामास्वामी मुदालियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इस पेज में से याद रखना है आपको कब बना था, ठीक है। रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसके
और किन्होंने इसका नाम दिया था, उसके बाद भारत इसमें शामिल था या नहीं था, तो भारत इसमें शामिल था। कौन कौन थे उनकी तरफ से, अगर उड़ता हुआ तीर आपके ऊपर आ जाए तो जरूर याद रखिएगा, पीटी कृष्णामचारी और ए रामास्वामी मुदालियर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। टोटल अगर मेंबर्स पूछ लिए जाए कि संस्थापक सदस्य कौन थे इसके, तो वो आपको याद रखना है, फाउंडिंग मेंबर्स में 51 मेंबर्स थे, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि 51 जो था वो कौन सी कंट्री थी, तो वो पोलैंड था, ठीक है। और अभी अगर वर्तमान का आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी कंट्रीज है, 193 टोटल कंट्रीज है, याद रखिएगा, 193 टोटल कंट्रीज, ठीक है, में जुड़ी हुई। आखिरी भी आपको पता है, अभी बताया था मैंने, दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में जुड़ी है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इसका मुख्यालय, ये देखिए, वर्तमान सदस्य 193 है, दक्षिणी सूडान 2011 में बना था, इसके बाद से कोई सी कंट्रीज में ऐड नहीं हुई है, तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, जमीन रॉकफेलर ने दी थी, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ठीक है। और 1952 में ये बनकर तैयार हो गया था, मतलब हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया था 1952 में, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों ओर, ये जो किनारे पे दिख रहे हैं, ये जैतून के पत्ते हैं, और बीच में जो है ये ग्लोब है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड का ग्लोब है ये दोनों तरफ जो आपको दिख रहे हैं ये जैतून के पत्ते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज के ऊपर। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेजेस है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं, तो ये टोटल 6 लैंग्वेजेस है, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, इसको याद रखेंगे हम कार्स से, कार्स से कैसे, चीनी, ठीक है, चाइना, अरबी, अरेबिक, रशियन और स्पेनिश, CARS, ठीक है। 1973 में अरबी को जोड़ा गया था, ठीक है। चार्टर में 19 जो है अध्याय है, 111 आर्टिकल्स है, और प्रस्तावना भी अगर पूछ ली जाए तो इसमें एक प्रस्तावना भी है, एक प्रस्तावना है, ठीक है। इतना आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग है वो कौन कौन से है, पूछ लिया अगर जाए आपसे, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये सारे जो है इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, किसे छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर। क्यों, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर हेग में है, हमने पहले ही देखा था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, और जो हमने पढ़ा था आपराधिक न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर भी हेग में है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन का कोई अंग नहीं है, वो एक अलग संस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो यूएनओ के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन लोगों इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला आ जाता है महासभा, जिसका उपनाम आता है विश्व की लघु परिषद, ठीक है। प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे जाते हैं, लेकिन उनका वोट सिर्फ एक होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इंडिया से 5 लोग, 5 प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाते हैं, तो उनका ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं तो 5 वोट उनको दे देंगे, नहीं, 5 लोग हैं लेकिन उनको वोट मिलेगा सिर्फ एक, ठीक है। हर वर्ष इसकी बैठक होती है, सितंबर में होती है, तीसरे मंगलवार से दिसंबर के बीच में होती है। ये याद नहीं रखना है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हर वर्ष सितंबर में इसकी बैठक होती है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जिनका चुनाव जो है महासभा के द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, महासभा के अगर कार्य देखें हम, महासभा के कार्य देख लेते हैं। तो पहला तो होता है बजट तैयार करना, कि हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा इसे पेश किया जाता है। नए सदस्य को शामिल करना, महासचिव की नियुक्ति करना। अब ये जो नए सदस्य को शामिल करना लिखा गया है, नए सदस्यों को शामिल करना या फिर किसी सदस्य को निलंबित करने का काम भी महासचिव करता है, ठीक है। शामिल प्लस निलंबित भी करता है, और कैसे करता है, बाय 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। महासभा की 2/3 बहुमत के आधार पर कोई नया सदस्य जोड़ा जाता है या फिर किसी सदस्य को निलंबित किया जाता है, ठीक है। महासचिव की नियुक्ति ये करता है।
80वें प्रमुख की हम बात करें तो ये है एनालेना बेयरबॉक, जो कि जर्मनी की विदेश मंत्री है। ये एनालेना है, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। एक यहाँ पर याद रखिएगा, पामर और पार्किन, एक नाम आप याद रखिएगा, पामर प्लस पार्किंसन। इन्होंने सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कुंजी कहा था, ठीक है, यूएनओ की कुंजी कहा था। किसने कहा था? पामर और पार्किंसन ने, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं। 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, जिनके पास में होती है वीटो पावर्स। और बाकी के जो 10 है वो अस्थायी सदस्य हैं, जो कि हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, हर 2 साल में चुने जाते हैं। 5 देशों के लिए चुनाव होता है। तो ये जो 5 स्थायी जो सदस्य हैं, वीटो पावर का क्या मतलब है? इनको वीटो पावर दी गई, इसका मतलब क्या होता है? वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर कोई रिजोल्यूशन, कोई बिल पास किया जा रहा है या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पर बात की जा रही है, जैसे कि अगर कश्मीर के मुद्दे पर बात की जाती है या फिर पाकिस्तान के मुद्दे पर बात की जाती है, तो चाइना वीटो करता है। तो उसके वीटो करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसा लो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया जाता है तो चाइना उस पर वीटो करता है। उसका मतलब ये होता है कि 5 मेंबर्स में से अगर कोई एक मेंबर्स भी उस रूल के लिए मना करता है, तो वो जो रूल होता है वो अपने आप ही निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है, वो पास नहीं होता है, वो नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया भी करती है ना, यूएनओ में जाकर कश्मीर के मुद्दे पर जब बात होती है, पाकिस्तान के विरुद्ध जब बात होती है, आतंकवादी घोषित करने की जब बात होती है, तो चाइना उस पर हमेशा वीटो कर देता है। इसी वजह से कोई काम हो नहीं पाता है। तो वीटो शक्ति का मतलब यही होता है। याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्री है। चाइना, चाइना को भारत ने ही दिया था, नेहरू साहब ने, है ना, हिंद चीन भाई भाई की नीति चलती थी उस टाइम पे। तो नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को वीटो पावर दे दी थी, जो कि इंडिया को मिली हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है इंडिया जो है, ये याद रखिएगा, 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना था। कब बना था? 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। और अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया फर्स्ट टाइम कब बना था, फर्स्ट टाइम, तो ये बना था 1950 से लेकर 1951 तक। 1950 से लेकर 1951 तक बना था, ठीक है। जापान जो है सबसे अधिक बार बनने वाली कंट्री, 12 बार बनी थी ये। 2025 में पाकिस्तान को भी इसका अध्यक्ष बनाया गया। बताओ, इसको भी बना दिया गया, पाकिस्तान को बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब एक चीज याद रखेंगे, एजेंडा फॉर पीस। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। जुलाई 2025 में पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, टोटल मेंबर्स होते हैं इसमें 4। ये वर्तमान अध्यक्ष बॉब रे नहीं है, लोक बहादुर थापा, जो कि नेपाल के हैं, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? आर्थिक और सामाजिक परिषद के, ठीक है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है पद मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं कि अगर टोटल मेंबर्स 54 है, ठीक है, तो हर साल 18 मेंबर्स जो होंगे वो पद मुक्त होंगे, ठीक है। और वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होगी, ठीक है, ये समझ में आया। हर साल जो होंगे 18 मेंबर्स नए जोड़ लिए जाएंगे, फिर अगले साल 18 मेंबर्स नए जोड़ लिए जाएंगे, 18 मेंबर्स जाएंगे, 18 मेंबर्स नए आएंगे, ये चलता रहता है, ठीक है। लोक बहादुर थापा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं सचिवालय पर। सचिवालय का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये जो डेली वर्क के काम होते हैं, डेली रूटीन वाले काम होते हैं, वो करता है कौन? करता है सचिवालय करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासचिव की अगर बात कर ली जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लैडविन जेब, कौन थे? ग्लैडविन जेब पहले महासचिव थे, ठीक ठीक है।
चिगवेली जो थे पहले महासचिव थे, पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लैडविन जेब थे। एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहले महासचिव अगर पूछ लिया जाए चिगवेली, जो कि काफी बार एमपीपीएससी पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, चिगवेली। उसके बाद डैग हॉमरसोल्ड, यूथान, वोल्डहाइम, जेवियर क्वियार, ठीक है। इनको आप अगर सीक्वेंस में याद कर सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी 2 अगस्त को एमपीपीएससी का पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें ये सीक्वेंस में पूछ लिए गए थे कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है, सचिवालय के जो महासचिव है, उनको सीक्वेंस में जमाइए। तो 4 ऑप्शन दे दिए थे, उनको सीक्वेंस में जमाना था। तो अगर ये याद हो जाए आपको तो अच्छी बात है, ठीक है। अगले आते हैं बुतरस घाली। बुतरस घाली को हमें याद रखना है क्योंकि कुछ काम है इनके जो इन्होंने किए हैं, ठीक है। 1992 में थे बुतरस घाली, ठीक है। पहले अफ्रीकन भी थे एक तो ये, ठीक है। और जो बुतरस घाली है उन्होंने एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया था, ठीक है। एजेंडा फॉर पीस का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने ही पीस कीपिंग, जो कि 1948 में बनाई गई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा ही शुरू की गई थी। पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग, तीनों का नारा इन्होंने ही दिया था। जो पीस कीपिंग है 1948 में जो बनाई गई थी, ये जो कंट्रीज युद्धरत क्षेत्र में जो कंट्रीज होती थी वहां पर शांति बनाने का काम करता था, ठीक है। उसके बाद नील नील हेलमेट लोग भी बोलते हैं क्योंकि ब्लू कलर की इनकी हेलमेट होती है, ठीक है। तो ये ब्लू हेलमेट लोग भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये तभी काम करते हैं जब सेल्फ डिफेंस का काम होता है, यानी कि जब तक इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता ये आक्रमण नहीं करते हैं। ये केवल आक्रमण करते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस में ही काम करते हैं। कौन? कीप जो पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है। 29 ऑफ मई को पीस कीपिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। पीस बिल्डिंग को 2005 में कमीशन किया गया था। पीस बिल्डिंग का मतलब जो कि युद्ध के टाइम पे जो जान माल की हानि होती है उसको देखते हैं ये पीस बिल्डिंग, यानी कि जब युद्ध चल रहा होता है तब काम करते हैं। और जो पीस मेकिंग है वो युद्ध से पहले काम करती है, लाइक मेडिएटरशिप का काम करती है कि युद्ध ना हो उसके ऊपर काम करती है। यानी कि पीस कीपिंग जो है वो काम करती है आपकी जब युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। जब युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। और जो पीस बिल्डिंग है, पीस मेकिंग है जब युद्ध युद्ध से पहले है। जो पीस कीपिंग है ये युद्ध के बाद में काम करता है। पीस कीपिंग और जो पीस बिल्डिंग है ये युद्ध के टाइम पे काम, ठीक है। ये याद रखिएगा इसमें। ये 29 मई है। 29 मई को पीस कीपिंग डे मनाया जाता है। नीला हेलमेट इनको बोलते हैं, ठीक है। युद्ध वाले क्षेत्र में शांति बनाने का काम करते हैं। जो बिल्डिंग है 2005 में कमीशन की गई थी। और जो पीस मेकिंग है वो युद्ध के पहले मध्यस्थता करने का काम करता है, यानी कि युद्ध ना हो उसके लिए काम करता है, ठीक है। एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया था बुतरस घाली ने, ये याद रखिएगा। बुतरस घाली ने इसे दिया था 1992 में। 1992 में बुतरस घाली ने दिया था। उसके बाद आते हैं कोफी अन्नान, ठीक है। उसके बाद बान की मून, और उसके बाद आते हैं एंटोनिया गुटरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। और ये है एंटोनिया गुटरेस, वर्तमान में महासचिव हैं किसके? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि 3 अप्रैल 1946 में बना था। हेग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। चार्टर के अध्याय नंबर 5 और अनुच्छेद नंबर 70 में है। याद मत ही कीजिए तो ज्यादा सही है। न्यायाधीशों की संख्या है इसमें 15। कार्यकाल है इनका 9 वर्ष के लिए, ठीक है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये
उसमें 4 ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिटेल में अगर आ रहा हो क्वेश्चन तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी इनमें से चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी होगी, जो कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और कोरम जो है वो 9 जजों का होता है। कोरम का मतलब क्या होता है कि किसी भी निर्णय के लिए मिनिमम जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वो 9 होगी, 9 से कम नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम जो जजेस बैठते हैं वो 9 होंगे, 9 से कम नहीं होंगे, उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। तो पहले न्यायाधीश की बात करेंगे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। के बाद आगे आते हैं, पहले भारतीय जो कि न्यायाधीश बने थे, कौन थे? बेनेगल रामा राव। ये है बेनेगल रामा राव, जो हमने पहले पढ़ा था वो मुख्य न्यायाधीश थे। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अगर पूछ लिया जाए कि पहले न्यायाधीश कौन बने थे, तो वो है बेनेगल रामा राव, ठीक है। वर्तमान के न्यायाधीश अगर पूछ लिया जाए तो वो है दलबीर भंडारी, ये दलबीर भंडारी है। और अगर आईसीजे के अध्यक्ष अभी के पूछ लिए जाए तो वो है नवाब सलाम। उपाध्यक्ष याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नवाब सलाम जो कि लेबनान के हैं, इतने याद रखेंगे। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, पहले न्यायाधीश कौन रहे हैं, और उसके बाद न्यायाधीश जो वर्तमान में कौन है, दलबीर भंडारी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ये एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है, उनको देख लेते हैं, ठीक है। आईएलओ, आईएलओ 1999 जेनेवा में बना था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1919 में बना था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्साई की संधि के द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को 1945 में बना था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है, क्यों? क्योंकि यूनेस्को ने फिलीपींस के किसी शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था, जिस पर कि इजराइल अपना दावा मानता है, ठीक है। तो उस वजह से अमेरिका ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, ठीक है। आईएफएडी जो कि 1977 में बना था, रोम में है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को बना था, रोम में इसका हेडक्वार्टर है, रोम इटली में, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना आईसीएओ 1947 मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखेंगे, ईयर भी याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 लंदन में बना था ये। आईटीयू 1865 जिनेवा में हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। डब्ल्यूएमओ 1950 में बना था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WIPO 1967 जेनेवा में बना था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, IPR जो होता है वो इसी के द्वारा बनाएगा, ठीक है। UNWTO 1975 मैड्रिड यानी कि स्पेन में है ये, मैड्रिड स्पेन में ये, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं UNIDO 1966 में बना था, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वियना यानी कि जेनेवा में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। UPU 1874 में बना था, बर्न यानी कि स्विट्जरलैंड में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। अगला देखते हैं UNDP, जो कि कार्यक्रम शुरू किए गए थे। UNDP 1965 में बना था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में शुरू किया गया था। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, इन्वायरमेंट वाली जितने एग्जाम्स होती सब में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। UNEP 1972 में बना था, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष 1946 में बना था ये, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है।
IMF, वॉशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक दोनों ही 1945 में बने हैं, दोनों ही 1945 में बने हैं, ठीक है। एक है अपना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है अपना विश्व बैंक, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाए गए थे उनको देख लेते हैं। 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया गया था भारत के 8 करोड़ लोगों तक खाद्य वितरण के लिए। 1967 में UNFPA चलाया गया था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड चलाया गया था। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट भी ये जारी करता है, याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो UNFPA के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1974 में एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। 1980 में यूनिवर्सल फॉर पीस कोस्टा रिका में चलाया गया था। बाद 1988 में GPEI यानी कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव चलाया गया था, ठीक है। 1997 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट्स। 1998 में मलेरिया इनिशिएटिव चलाया गया था, ठीक है। आगे 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलाए गए थे जो कि 2015 तक के लिए थे, आपको पता होना चाहिए। 2015 से 2030 तक के लिए SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चलाए गए हैं, ठीक है। वो भी यूनाइटेड नेशन का ही प्रोग्राम है, मैंने बताया था आपको। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूनाइटेड नेशन की, उसी के द्वारा SDG गोल्स लाए गए हैं, ठीक है। तो 2000 से 2015 तक के लिए MDG चलते थे और 2015 से 2030 के लिए SDG चलाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2000 में यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट, 2008 में यूनाइटेड नेशन REDD यानी कि प्रोग्राम REDD प्रोग्राम रिड्यूस डिफोरेस्टाइजेशन चलाया गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन REDD प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन रिड्यूस डिफोरेस्टाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था। 2012 में सन प्रोग्राम चलाया गया था। सन प्रोग्राम क्या है? स्केलिंग अप न्यूट्रिशन कॉम्बेट माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण के विरुद्ध चलाया गया था ये प्रोग्राम। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड SDG गोल्स यहाँ पर लागू किए गए थे, ये 2015 में। ये SDG गोल्स अभी बताया था 2015 से लेकर 2030 तक के लिए, ठीक है, 2015 से 2030 तक के लिए चलाए गए हैं। 2021 में डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और अभी सतत भविष्य की ओर चल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं हम, ये कुछ प्रमुख यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किए गए कुछ डिकेड और जो ईयर्स हैं वो याद रखेंगे। जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 2024 से 2033 तक के लिए सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया जाएगा। 2022 से लेकर 2032 तक के लिए स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2021 से 2030 तक के लिए पारिस्थितिकी बहाली का संयुक्त राष्ट्र दशक मनाया जाएगा। 2021 से 2030 तक के लिए स्वस्थ वृद्धावस्था यानी कि हेल्दी एजिंग का यूनाइटेड नेशन डिकेड मनाया जाएगा, ठीक है। 2018 से लेकर 2028 तक के लिए जल के लिए सतत विकास कार्यवाही दिवस दशक मनाया जाएगा और 2018 से 2027 तक के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर 1997 से 2006 तक जो है गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार जो पहला दशक मनाया गया था वो 1997 से 2006 तक के लिए मनाया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी बार कब मनाया जा रहा है तो 2018 से लेकर 2027 तक के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, इसलिए भी पूछा जा सकता है। तो ये पहली बार और ये जो है दूसरी बार मनाया गया था। 2011 से 2020 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर कितना एग्रेसिवली काम कर रही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2005 से लेकर 2014 तक के लिए सतत विकास के लिए मनाया गया। 1990 से लेकर 1999 तक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक मनाया गया था,
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्षों पे। 2026 ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो चारावाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पेस्टोलॉजिस्ट, ये वाला जो है ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में अभी जो 26 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, ठीक है। उसके बाद महिला किसान वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर्स एंड और सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2025 में कुछ ज़्यादा ही वर्ष मनाए गए, जैसे कि क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सहकारिता, शांति और विश्वास और ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, ठीक है। 2024 में कैमलिड्स क्या है? ये एक ऊंट की एक प्रजाति है, ठीक है, उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। 2023 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। 2027 में सतत और लचीले पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा कानूनी साक्षरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, ठीक है। 2028 इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतत विकास के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। और 2029 में क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा, ठीक है। ये मनाए जाने वाले इसलिए इम्पोर्टेंट है, मोटा अनाज क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि गवर्नमेंट मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद ये पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, ये पूछा जा सकता है 2025 में 25 वाला। उसके बाद गरीबी उन्मूलन वाला आप याद रखेंगे, पहला दशक कब मनाया गया था और दूसरी बार कब मनाया गया है। उसके बाद एक जो सतत विकास के लिए जैव विविधता 2011, ये ज़रूर याद रखिएगा, 2011 से 2020 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिएगा। बाकी ये जो मैंने पढ़ाया है आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो ये सफिशियंट है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। यूनाइटेड नेशंस में जिन जिन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही आंसर्स मैंने दे दिए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि 5 से 10% क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं पता होते हैं, चाहे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें आपको नहीं पता रहेंगे। तो जो 90% क्वेश्चन जो आने वाले हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। 10% जो क्वेश्चन जो सिर्फ उड़ते उड़ते आपके ऊपर आ जाते हैं उन पर आप ध्यान ना दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और मेरे ख्याल से आप इतना भी पढ़ लें तो भी मोस्ट ऑफ इनफ ही रहता है, इतना पढ़ लेंगे आपका काम बढ़िया से चल जाएगा। पर आप इतना तो याद कीजिए। कल की क्लास में हम इसके आगे के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। सारे ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े नहीं है, ये एक इकलौता जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। चाहे हेडक्वार्टर हो, चाहे उसके कब बना कब नहीं बना, इसके पहले क्या था, सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, वही चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ पर। इतना तो पढ़ना ही है, इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी इतना इनफ है। मेरे जो नोट्स में जो डाटा आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कल की क्लासेज या फिर आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं उसमें हमारा यही वाला फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अगले आगे के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ते रहिए। गुड डे एंड बाय बाय।